हेलो फ्रेंड्स, आज हम AIB एग्जाम 19th जो एग्जाम हुआ है इस दिसंबर महीने में, इसका पेपर हम सॉल्व करने का हमने प्रयास किया है। युवान लो इंस्टीट्यूट की टीम ने ऑथेंटिक आंसर की जो AIB की तरफ से जारी होगी वही होगी। हमने हमारी ओर से जो हमें बेस्ट टू बेस्ट लगा उसको हमने सॉल्व करके आपके साथ में डिस्कस किया है। तो आप एक बार इससे अपना पेपर मिलान कर सकते हैं। हमारे पास में ये AIBE एग्जाम का जो ए सेट ए सीरीज का पेपर है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 to 100 तक हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको साथ के साथ में देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया था? तो इसका राइट आंसर है अजय हासिया। ये अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद। और सेकंड क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय किया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर है डी, बसवेश्वर नाथ वर्सेस आयकर आयुक्त इनकम टैक्स कमिश्नर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 के खंड 16 में खंड 4 4B ऐड किया गया 16th आर्टिकल में? तो 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 81 के द्वारा। इसको हमें ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर डी है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर डी है, ये सभी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद ने फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 पारित किया जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए हैं। इसका डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। 5th नंबर का क्वेश्चन है ए सीरीज का, वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाएगी? तो यह रिपोर्ट जो है राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, गवर्नर को। इसका राइट आंसर ए है क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129, ये हम सब जानते ही हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार उन्मुक्तियों को, यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में आर्टिकल 105 में प्रोविजन किया गया है? इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी से संबंधित प्रावधान किए गए थे? जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है? तो संसद का कोई सा भी सदन, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई सा भी हाउस हो। और क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता, ये उसका 2023 किस बल को आपराधिक बल मानता है? यानी कौन सा फोर्स है जो कंसिडर फोर्स टू बी क्रिमिनल फोर्स? तो इसका राइट आंसर सी है, जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति के किया जाए और उससे चोट या भय या क्षोभ पैदा हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 182 उपधारा 1 के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने पर अधिकतम जुर्माना कितना है? तो इसका राइट आंसर सी है 300 रुपीज, 300 रुपया। और क्वेश्चन नंबर 13 है,
क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति के निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध करने या करने का प्रयत्न करने वाले गलतकर्ता की जानबूझकर मृत्यु कारित करने या अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित है? तो इसका राइट आंसर 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका 13 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी है, 1 और 2, यानी हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और ये रॉबरी, डकैती और सूर्यास्त के बाद में घर में सेंधमारी, ये क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है, इसमें राजेश और सुनील के साथ में तीखी बहस में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन दिए। अभी तक जितना भी एआईबी के एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन पेपर जनरली कंपैरेटिवली दिस पेपर बहुत इजी पेपर आते थे, लेकिन इस पेपर का लेवल अब तक के हुए एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करते हैं तो उनमें बहुत हाई लेवल है। और अब जितने भी एआईबी के एग्जाम होंगे उन सब का लेवल हर एग्जाम यानी डे टू डे कोई भी एग्जाम हो, अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा यानी इसके बाद वाला जो एआईबी का एग्जाम 20 होगा, एआईबी 20, वो इससे भी हाई लेवल का होगा। तो इसमें उस लेवल के पेपर आए जैसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे नेट जेआरएफ में जनरली पूछे जाते हैं या जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा बहुत अच्छा लेवल दिया है एआईबी ने इस बार पेपर का और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। राजेश सुनील के साथ तीखी बहस में उसे लोहे की भारी छड़ से मारता है और इस वार से सुनील का हाथ टूट जाता है और वह कई हफ्तों तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि फ्रैक्चर गंभीर चोट के बराबर है यानी प्रीवियस हर्ट के बराबर है। राजेश ने निम्नलिखित कौन सी धारा में अपराध किया है? तो आईपीसी का सेक्शन, क्योंकि इस बार एआईबी ने अपने सिलेबस में पहले ही बता दिया था कि हम आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों जो नए न्यू आए हैं एक्ट और जो ओल्ड लॉ है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और बीएसए, बीएनएसएस और भारतीय न्याय संहिता, इन सब में से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जैसे अभी हमने देखा भारतीय न्याय संहिता का, अब आईपीसी का है। तो राजेश कौन से अपराध के लिए? 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया, विजय को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर मौत हो गई। जांच से पता चला कि अमित ने यह जानते हुए कृत्य किया कि उसके कृत्य से उसकी मौत हो सकती थी। हालांकि विजय की हत्या के पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं है। अमित ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? आईपीसी सेक्शन 304 के तहत गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में एक घर में घुसने का फैसला करते हैं। वे दरवाजा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी चुरा पाते, घर का मालिक विक्रम अप्रत्याशित रूप में घर में आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं, बिना कुछ चुराए हुए भाग जाते हैं। विक्रम की शिकायत के आधार पर पुलिस उन्हें अगली सुबह गिरफ्तार कर लेती है। अमित और रानी ने बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? चोरी करने के इरादे से गृह अतिचार उन्होंने किया, हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रोविजन किया गया है बलात्कार के मामले में सजा को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में शामिल किया गया है जिससे पीड़ित 16 या 12 वर्ष से कम आयु की महिला हो? तो ये सेक्शन 65 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय न्याय संहिता के द्वारा स्नेचिंग, जैसे चेन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग, स्नेचिंग का एक नया अपराध शामिल किया गया। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा स्नेचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित करती है? तो सेक्शन 304 बीएनएस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें और नीचे दिए गए उत्तर दें। श्री
पटेल पुलिस अधिकारी होने के नाते शिकायत और सूचना प्राप्त करते हैं कि राजू बैंक की डकैती में शामिल था और उसने अपने खाते में मूल्यवान संपत्ति छिपाने में भी मदद की, अपने खेत में मूल्यवान संपत्ति छुपाने में भी मदद की। जैसा कि दो ग्रामीणों ने उसको देखा कि वो अपने खेत में ऐसे कोई मूल्यवान संपत्ति छुपा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पुलिस अधिकारी श्री पटेल राजू को बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकते हैं? इस क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी है 2 और 4। 2 और 4 में दिया हुआ है, चूंकि राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त हुई है और ग्रामीणों की गवाही के कारण एक पक्का संदेह मौजूद है, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। और फोर्थ है, राजू के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन देने, धमकी देने या वायदा करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका राइट आंसर बी है 2 और 4, 2 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रोविजन किया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान शामिल किया गया, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो। इस एफआईआर को क्या कहेंगे? इस एफआईआर को जीरो एफआईआर कहेंगे। ये जीरो एफआईआर, बी शून्य एफआईआर कहेंगे। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने कम से कम डैश वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अपराध स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को अनिवार्य किया है। यहां पर कम से कम 7 वर्ष के कारावास से, ये इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देती है? इसका राइट आंसर है 22 नंबर क्वेश्चन का 56। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और कार्रवाई की सुविधा प्रदान करती है? Which section of the BNSS facilitates trials and proceedings to be held in electronic mode? तो इसका राइट आंसर है 530। इसके बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता को निश्चित करती है? तो जनरली इसका जो लास्ट सेक्शन होता है, कोई भी नया एक्ट आया है पुराने वाले की जगह पे, तो नए वाले एक्ट का लास्ट, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टोटल सेक्शन 531 है, तो 531 में इसके डिटेल की बात की गई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने और अधिसूचित करने का आदेश देती है? कौन सी धारा है? इसका सेक्शन है 398। 25 का राइट आंसर है 398 डी। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसके साथ में ये ए सीरीज का पेपर है, हम इसीलिए आपको क्वेश्चन और उसका ऑप्शन और ये पीडीएफ साथ में आपको शो भी कर रहे हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे, जो हम चैनल पे अपलोड करेंगे उसमें आपके पास में भी होगा। तो हम इसीलिए इसका ऑप्शन भी बता रहे हैं और क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर डी है 398। और क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य करती है? सेक्शन 37। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का 27। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्ति की पहचान करने और उसे कुर्क करने और कब्जे में रखने का प्रावधान करती है? 86। 27 का राइट आंसर है 86, सेक्शन 86। जो क्वेश्चन 28 है, इसका राइट आंसर सी है 346। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा मामले को शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है? 346 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिला न्यायालय ए में एक मुकदमा लंबित है, लेकिन एक पक्षकार मीरा जिला न्यायालय बी में इसे स्थानांतरित करने का अनुरोध करती है, और यह दावा करते हुए न्यायालय ए
में न्यायाधीश पक्षपाती है ऐसा बोलती है और विरोधी पक्षकार रवि यह कहते हुए आपत्ति करता है कि अनुरोध निराधार है। यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि मुकदमा स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं, तो यहां पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को, क्योंकि एक सेशन डिवीजन से दूसरी सेशन डिवीजन के बीच डिस्प्यूट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 30, माया अपनी पड़ोसी नेहा से कुछ राशि की वसूली के लिए न्यायालय ए में मुकदमा दायर करती है और कार्रवाई के दौरान नेहा अनुरोध करती है कि सीमा नामक एक तीसरे पक्ष को मुकदमे में शामिल किया जाए, क्योंकि सीमा कथित रूप से इस ऋण के लिए उत्तरदायी है। माया आपत्ति जताते हुए दावा करती है कि सीमा कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है। न्यायालय ए तब आवेदन की समीक्षा करता और निर्णय लेता है कि सीमा को वास्तव में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस स्थिति में सीपीसी का कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो यहां सीपीसी ऑर्डर 1 रूल 10 जॉइंडर एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 1 नियम 10 पक्षकारों का संयोजन और प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया, देखो अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कई क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक दे रखे हैं, समस्यात्मक प्रश्न है यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम था जिसमें डायरेक्ट ले जा सकते हैं, ओपन बुक तो कहते हैं, ओपन डायरेक्ट ही कहना चाहिए इसको, वो लेकर के जा सकते हैं। लेकिन इस बार बहुत अच्छा लेवल का पेपर आया है, इसलिए जो डायरेक्ट लेकर के गए हैं उनको भी इसको ढूंढने में देखने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप जिन्होंने साल भर अच्छी तैयारी की है एआईबी के एग्जाम की भी, तो अब ये जुडिशरी की तरह इसके लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करना जरूरी हो जाएगा, वरना तो 40% मार्क्स लाना और या 50% मार्क्स लाना और इसको पास करना भी अब मुश्किल हो जाएगा इस पेपर को देखते हैं। पहले तो ऐसा लगता था इतना इजी पेपर है, लेकिन इस बार ऐसा कोई कह नहीं सकता, अच्छा लेवल का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सीपीसी की कौन सी धारा मूल डिक्री से अपील करने की अनुमति देती है? विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी अलाउ फॉर अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री? तो 31 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है सेक्शन 96। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीपीसी के तहत किसी मुकदमे में निम्न लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? अंडर द सीपीसी व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइंडिंग ए रिटन स्टेटमेंट इन ए सूट? इसका राइट आंसर है सी 120 डेज, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 33 है, सीपीसी की कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट प्रदान करती है? सीपीसी का 133 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के अदालत के अधिकार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, ट्रांसफर ऑफ सूट्स, मुकदमों का स्थानांतरण। और क्वेश्चन नंबर 35 है, अंडर विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी द प्रोसीजर फॉर समरी सूट इज प्रोवाइडेड? सीपीसी के किस आदेश के तहत संक्षिप्त यानी समरी मुकदमों की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो ऑर्डर 37 आदेश 37 के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा? सीपीसी की कौन सी धारा रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से समझती है? तो हम सबको मालूम है ये बहुत पॉपुलर सेक्शन है, सेक्शन 11। जब तक सीपीसी बदल नहीं जाती आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की जगह जो भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम आए, ऐसे जब तक सीपीसी नहीं बदल जाती तब तक तो ये हमारे सबके लगभग के दिमाग में अच्छे से बैठ गया जहन में कि रेस जुडिकेटा यानी सेक्शन 11 सीपीसी। उसके बाद में तो राइट आंसर 36 का ए है। 37 सीपीसी प्रोवाइड्स एन इंटरप्लीडर सूट, सीपीसी की किस धारा में अंतराभिवाची यानी इंटरप्लीडर मुकदमे का प्रावधान किया गया? इसका राइट आंसर 37 का राइट आंसर ए है, सेक्शन 88। 36 है, विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट? तो क्वेश्चन नंबर 38 है, सीपीसी की कौन सी धारा प्रतिपूरक
लागत के भुगतान का प्रावधान करती है। इसका राइट आंसर है बी, सेक्शन 35A। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 की कौन सा शब्द, 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में मौजूद नहीं था? इसमें है कोर्सन, प्रपीड़न। 39 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 40, कारवार के अनुक्रम में अस्तित्व कब सुसंगत है पर किसमें चर्चा की गई है? एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट इज डिस्कस्ड इन। तो इसका राइट आंसर है 40 का राइट आंसर है बीएसए की धारा 14, सेक्शन 14 ऑफ बीएसए। और क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर का जो प्रश्न है, एक अपराधी मुकदमे में राजेश पर चोरी का आरोप लगाता है और जांच के दौरान पुलिस लैपटॉप को उस स्थान से बरामद करती है जहां राजेश का अक्सर आना जाना था। लैपटॉप पर उसे फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं उस व्यक्ति के। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अदालत को इस साक्ष्य की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? यह ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन दिए ताकि देखने वाले को भी थोड़ा समय लगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बी है, बरामद लैपटॉप और फिंगरप्रिंट परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं जिन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ में माना जा सकता है, लेकिन वे अपने आप में उचित संदेह से परे अपराध साबित नहीं करते। इसका 41 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर जो 42 दिया हुआ है, जहां कोई दस्तावेज कई भागों जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्डिंग के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया जाता है, वहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत करता है? प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करता? इसका राइट आंसर है बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, सेक्शन 165 में ऐसा प्रोविजन किया गया। 165 के प्रोविजन में ऐसा दिया हुआ लास्ट में जब आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार सिविल मामलों में चरित्र साक्ष्य कब प्रासंगिक होता है? तो इसका राइट आंसर बी है, ओनली व्हेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, व्हेन कैरेक्टर एविडेंस इज रेलेवेंट इन सिविल सूट्स, ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलेवेंट फैक्ट्स। 44 का सही उत्तर है बी, केवल तभी जब अन्य प्रासंगिक तथ्य से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 78 उपधारा 2 के अनुसार किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में धारणा क्या है? तो 45 का राइट आंसर है सी, दस्तावेज पर हस्ताक्षर और प्रमाणन करते समय अधिकारी के पास दावा किया गया आधिकारिक पद था। सी है, द ऑफिसर held the official character claimed when signing or certifying the document। तो 45 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के तहत अदालती कार्रवाई में सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? तो ये डी इसका राइट आंसर है, जिरह के दौरान जब मामले शुरुआती, अविवादित या पर्याप्त रूप से साबित हो तो सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। लीडिंग क्वेश्चन आर परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एंड व्हेन मैटर आर इंट्रोडक्टरी, अनडिस्प्यूटेड एंड सफिशिएंटली प्रूव्ड। तो ये इसका राइट आंसर 46 का डी है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिएशन? तो 47 का राइट आंसर बी है। इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष शामिल होता है जो पक्षों के बीच बातचीत करवाता है। और क्वेश्चन नंबर 48 जो दिया हुआ है कि एबीसी लिमिटेड और एक्स
YZ प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक संविदा को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड शामिल है जिसमें कहा गया है कि किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। हालांकि पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थ की नियुक्ति के मुद्दे को हल करने के लिए लागू होगा? इसका राइट आंसर ए है। यदि पक्षकार इस पर सहमत होने में विफल रहते हैं तो न्यायालय धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। तो 48 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ एडीआर उपयोग करने का हक नहीं है? Which of the following is not an advantage of using ADR? 49 का राइट आंसर सी है। यह हमेशा बाध्यकारी निर्णय देता है। और क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50, किरण और सीमा एक मध्यस्थता में शामिल है जिसमें किरण को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का अधिनिर्णय दिया गया था। मीरा ने यह तर्क देते हुए राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण अधिनिर्णय लागू करने योग्य नहीं था। किरण ने मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने को नियंत्रित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बी है। सेक्शन 36 अधिनियम की धारा 36 मध्यस्थता अधिनिर्णय को स्वतः लागू करने की अनुमति देती है जब तक कि अदालत के द्वारा उसे रद्द नहीं कर दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धाराओं में सपिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर डी है। सेक्शन 3 सबसेक्शन एफ का क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड, सेक्शन 3G का एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण, 5 का सबसेक्शन 5। तो इसका 51 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 52, आज हुए AIB एग्जाम 2019 में इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से लगभग सब्जेक्ट को कवर किया है और अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति दोबारा शादी करने के लिए, अब इसमें दोबारा शादी करने के लिए अधिकार के तौर पर अदालत की अनुमति के बिना तुरंत शादी कर सकता है। हिंदू में अगर किसी का विवाह विच्छेद हो गया है, डिवोर्स हो गया है, तो उसको किसी और फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं, वो वापिस शादी कर सकता है। तो 52 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 53 में आरती और राजेश की शादी को 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान राजेश के द्वारा आरती पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है जिससे उसे भावनात्मक और मानसिक परेशानी होती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 उपधारा 1 का खंड फैस ए के तहत क्रूरता के आधार पर आरती तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का फैसला करती है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका सही कथन पूछा है, कहीं कहीं पे ये पूछ लेते सही नहीं है, तो इसमें सही कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बी है। आरती के क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग तभी आरती कर सकती है जब वह मानसिक और शारीरिक क्रूरता साबित कर दे, क्योंकि उसको प्रूव करना पड़ेगा। 53 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 54, ऑन मैटर्स वेयर दाएं भाग इज साइलेंट वेयर व्हाट प्रिवेल्स, जहां दाएं भाग कुछ उसमें जिन मामलों में दाएं भाग अनभिव्यक्त है वहां प्रचलित क्या होगी? मिताक्षरा। जहां दाएं भाग मौन है वहां मिताक्षरा लागू हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 55 में निशा और आकाश अलग हो चुके हैं और वे दोनों अपने नाबालिग
नाबालिग बच्चे आर की कस्टडी चाहते हैं, निशा मुख्य देखभाल करता रही है, यानी वो बच्चे की मां है इसलिए बच्चे की देखभाल उसने की है। जबकि आकाश का दावा है कि वह आरव के लिए बेहतर वित्तीय स्थिति प्रदान कर सकता है। वे दोनों संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। आरव की कस्टडी निर्धारित करने में अदालत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार करेगी? यहां पर 55 का राइट आंसर सी है, बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित, द वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। 55 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 56 में मैच द फॉलोइंग्स, तो जो इधर ए में इस तरह के क्वेश्चन भी मैच वाले भी ये नेट जेआरएफ के एग्जाम में अभी तक पूछे गए, एआईबी में अब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। तो 56 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जैसे सायरा बानो वाला देखते ही ट्रिपल तलाक, तो आप सीधा यहाँ इस हिसाब से भी कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इनमें आप कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ एक आपका मैच हो रहा है क्योंकि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है सायरा बानो का, तो सी इसका राइट आंसर है। 56 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, फातिमा एक मुस्लिम महिला है जिससे उसके पति इमरान ने तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद कर लिया है। फातिमा अब इमरान से अपने और अपने 2 नाबालिग बच्चों के भरण पोषण की मांग कर रही है। इमरान का तर्क है कि फातिमा ने दोबारा शादी कर ली है, इसलिए वह किसी भी भरण पोषण की हकदार नहीं है। मुस्लिम कानून के तहत फातिमा के भरण पोषण के दावे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ इसका राइट आंसर सी है। फातिमा अपनी इद्दत की अवधि के दौरान अपने लिए, यानी ड्यूरिंग इद्दत अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तब तक भरण पोषण की हकदार है जब तक कि वे आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, क्योंकि बच्चे तो उसी के हैं और इद्दत उसी डिवोर्स के लिए की रखी गई है, इसलिए शादी तो इद्दत की अवधि के बाद करेगी, इसलिए 57 का राइट आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 58, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपाय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में दिया गया? ये पुनर्स्थापना यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज गिवन इन सेक्शन 9। तो इसका राइट आंसर है डी। 58 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 59, किसी मामले में जेल में एक कैदी ने शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को पत्र भेजा था, तो किस मामले में भेजा था? जो जनहित याचिका में अग्रणी बन गया, हालांकि बाद में न्यायालय ने ऐसे पत्रों पर विचार करने की प्रथा को छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये स्पीडी ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है और इस नाम से भी जाना जाता है। 59 का राइट आंसर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, 1980 के दशक की शुरुआत में एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह ने दिल्ली के पास पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों के गंभीर शोषण का पता लगाया और कई बच्चों सहित ये मजदूर बेहद खतरनाक स्थिति में काम कर रहे थे, अस्थायी आश्रम स्थलों में रह रहे थे, वास्तव में कर्ज और जबरन मजदूरी के चक्र में फंसे हुए थे। इन परिस्थितियों से मौलिक मानवाधिकारों को सुनियोजित उल्लंघन का पता चल रहा था, मौलिक मानवाधिकारों के सुनियोजित उल्लंघन का, यानी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का प्राइमा फेसी यहाँ पे पता चल रहा है। वहां काम करने वाले लोगों की भयानक परिस्थितियों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया गया और उक्त मामले में कोर्ट के निम्नलिखित विचारों में से एक को माना गया, जिसे निम्नलिखित से पहचानते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा किस नाम से इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर सी है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन मजदूरी के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और मानवीय गरिमा के अधिकार से प्राप्त एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर सी है। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर एज ए फंडामेंटल राइट डिराइव्ड from the right to life and human dignity under article 21। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो इसमें जो इसका कथन दिया हुआ है, जनहित याचिका मामले में न्यायालय पारंपरिक मामलों के समान निष्क्रिय भूमिका निभाता है, और कथन 2 है जनहित याचिका मुख्य रूप से व्यक्तिगत
विवादों का केंद्र होती है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि नीचे दिए गए कथनों जिनमें से एक को कथन और दूसरा कारण है, यानी स्टेटमेंट और रीजन वाले, ये क्वेश्चन भी जनरली पहले एआईबी में नहीं पूछे जाते थे और नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। अगर कहीं मेरे जहां तक जानकारी है ये नहीं के बराबर पूछे गए हैं, और अब ऐसे क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, तो अब दिन दिन अगली जो एग्जाम होगी इसमें भी इससे ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड का होगा पेपर। तो 62 है, इसका राइट आंसर ए है। एक बार कथन देखिएगा, जनहित याचिका मामले में सुने जाने के अधिकार की अवधारणा में ढील दी गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी इज रिलैक्स्ड इन पीआईएल केसेस। और ये तो कथन है, इसका रीजन है जनहित याचिका किसी भी जनहितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है जो खुद प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। पीआईएल अलाउ एनी पब्लिक spirited person to approach the court on behalf of those who cannot represent themselves। तो इसका 62 का राइट आंसर है वो ए है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर ए है 62 का। 63, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? Which of the following best defined delegated legislation? तो इसका राइट आंसर सी है। संसद द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए कानून। लॉज मेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर पावर्स गिवन टू देम बाय पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर सी है 63 का। 64, वर्ष 2020 में धोरोडो गांव में कोविड महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सके, जबकि उसी वर्ष पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। श्री हरिवंश ने उस वर्ष पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पंचायत में लोगों का प्रतिनिधित्व किया तथा राज्य के पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून बनाया कि उनके आर्थिक गतिविधियों की दैनिक सीमा 100 रुपए ही रहेगी। निम्नलिखित में से किस मामले में इसकी अनुमति दी गई या प्रतिबंधित किया गया? तो ये 64 का राइट आंसर है एमसीडी वर्सेस बिरला कॉटन मिल्स। एमसीडी वर्सेस बिरला कॉटन मिल्स, इसका राइट आंसर ए है 64 का। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा प्रशासनिक कार्य की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार नहीं है? तो इसमें केवल 4 है, ओनली 4 क्या है? पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें न्यायिक समीक्षा के आधार क्या क्या है? इलीगलिटी जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड बनता है, इरेशनैलिटी बनता है और प्रोपोर्शनैलिटी बनता है। तो ये कौन सा नहीं बनता? तो ये पब्लिक ओपिनियन नहीं बनता। यानी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का आधार अवैधता है, तर्कहीनता है और आनुपातिकता है, लेकिन ये जो जनमत है ये नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है आधार नहीं है, तो ये 4, इसका 65 का राइट आंसर ये डी है, केवल 4। क्वेश्चन नंबर 66, व्यवसायिक नैतिकता में हितों का टकराव क्या दर्शाता है? What does conflict in interest refer to in professional ethics? तो इसका राइट आंसर 66 का सी है। ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत हित सामाजिक कर्तव्यों से टकराते हैं। ए सिचुएशन वेयर पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद प्रोफेशनल ड्यूटीज। 66 का राइट आंसर डी है, डी। 67, अधिवक्ता श्री एक्स एक संपत्ति विवाद मामले में एक मुवक्किल श्री वाई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान अधिवक्ता श्री एक्स ने मामले में देरी करने के लिए विरोधी पक्ष से रिश्वत स्वीकार की, जिससे श्री वाई के हितों को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा श्री एक्स अपने मुवक्किल को महत्वपूर्ण सुनवाई की तारीखों के बारे में सूचित करने में विफल रहे, क्योंकि पैसा खा लिया इसलिए विफल रहे, जिससे प्रतिकूल निर्णय हुआ। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुने। इसका राइट क्या आंसर है?
67 का राइट आंसर ए है। ऐसे पेशेवर नैतिकता के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। इट इज वायलेशन ऑफ रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स का अच्छा क्वेश्चन है, 67 का राइट आंसर ए है। 68 द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन द केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। व्यवसायिक कदाचार के मामलों में कार्रवाई की प्रकृति होती है, तो इसका ओनली 3 यानी क्वासी क्रिमिनल इन नेचर। भाई ये क्रिमिनल नेचर के मामले नहीं है, प्रोफेशनल इथिक्स में जो आते हैं, बार बेंच रिलेशन के पेपर में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल इथिक्स में। तो ये क्रिमिनल केसेस नहीं है और ना सिविल है ना क्रिमिनल है, नाइदर सिविल नॉर क्रिमिनल। तो इसका राइट आंसर ओनली 3 यानी क्वासी क्रिमिनल इन नेचर, अर्ध आपराधिक प्रकृति के हैं। तो ये इसका राइट आंसर है 68 का राइट आंसर सी है, केवल 3। 69 उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निष्पक्षता के लिए खतरों को कम करने और संभावित पूर्वाग्रह की किसी भी धारणा का मुकाबला करने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है? यहां नेगेटिव सेंस में पूछ रहा नहीं है, तो इसमें 69 का राइट आंसर बी है, केवल 2 में क्या दे रखा? प्रोवाइडिंग पीयर रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन इन नेसेसरी। इसका सेकेंड है यदि आवश्यक हो तो मूल्यांकन के समक्ष समीक्षा प्रदान करना। ये नेगेटिव सेंस में पूछा। 69 का राइट आंसर बी है, ओनली 2। 67 धारा 2 उपधारा 84 के अनुसार शेयर का अर्थ है किसी कंपनी के शेयर पूंजी में हिस्सा और उसमें शामिल है। एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल इन कंपनी एंड इंक्लूड्स। तो इसका राइट आंसर है ओनली 3 यानी स्टॉक्स। ये इसका राइट आंसर है सी। 70 का राइट आंसर सी है। 71 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 में किसका प्रावधान किया गया? सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर बी है, शेयर पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सूरत शहर में एक्स नाम का एक विनिर्माण कंपनी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1987 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनौपचारिक और औद्योगिक अपशिष्ट को पास की नदी में बहा रही है। इससे गंभीर प्रदूषण हुआ, इससे नदी का पानी पीने के लिए असुरक्षित हो गया और जलीय जीवन को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय किसान और निवासी जो सिंचाई और दैनिक जरूरतों के लिए नदी पर निर्भर हैं, दूषित पानी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और फसल विफलता का सामना करने लगे। स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कई शिकायतों के बावजूद कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस समस्या के आधार पर सही उत्तर हमको चुनना है। तो इसका 72 है, इसका राइट आंसर ए है। इट इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल और प्रिवेंशन एक्ट 1974। इसका राइट आंसर ए है। यह जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 का उल्लंघन है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 73 में प्रोविजन किया, इसमें पूछा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज प्रॉपर्ली नॉन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से लोकप्रिय है? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से किसको जाना जाता है? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 73 का राइट आंसर है डी। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग, 74 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज /R included under section 2 subsection 1 clause W of Information Technology Act 2000 describing the intermediary
इसका राइट आंसर है सी है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी साइबर कैफे और टेलीकॉम रेगुलेटर्स और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उस समय तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें नहीं था। देखिएगा, मध्यस्थम, मध्यस्थ का वर्णन करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड W के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें दे रखा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी साइबर कैफे है इसमें शामिल, दूरसंचार नियामक है और इंटरनेट सेवा प्रदाता है। तो क्या शामिल नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये इसमें शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, मालती एक छोटी व्यवसायी है और ऑनलाइन कपड़ों की दुकान चलाती है। हाल ही में उन्होंने देखा कि उसकी वेबसाइट हैक कर ली गई है और उसके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें नाम, पता, भुगतान का विवरण शामिल है, चुरा ली गई है। और कुछ ही समय के बाद उसके कुछ ग्राहकों ने अपने खातों में अनधिकृत लेन देन की सूचना दी और मालती इस घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती है। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प को चुने। ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन इस बार एआईबी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 75 का राइट आंसर सी है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत दंडनीय है। ग्राहक कुछ परिस्थितियों में मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में which of the following is are included under the definition of employer given under the Industrial Relations Code 2020? औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर है बी, ये ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, कारखाने का अधिभोगी, ये भी इसमें है, और मैनेजर ऑफ फैक्ट्री, कारखाने का प्रबंधक भी इसमें है, और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री, कारखाने का प्रबंध निदेशक। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है? ये सेकंड, ठेकेदार। तो इसका राइट आंसर है 76 का बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020? निम्नलिखित में से कौन सा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी। ये सारे के इसमें 1, 2, 3 और 4, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, और ये 2 पे ऑप्शन पे है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, बोनस अधिनियम 1965, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और फोर्थ है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959। तो ये चारों के चारों इसमें इसका राइट आंसर है 77 का डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी डी। 78 है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत किसी संगठन में औद्योगिक विवाद के न्याय निर्णय के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं की गई है? यह नेगेटिव सेंस में पूछा, इसका ध्यान रहे। तो इसके तहत पर्यावरण न्यायाधिकरण, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना नहीं की गई है। बाकी औद्योगिक, ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, औद्योगिक न्यायाधिकरण इसमें आ जाएगा, लेबर कोर्ट्स इसमें आ जाएंगे, श्रम न्यायालय आ जाएंगे और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण इसमें आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, विनिर्माण कंपनी XYZ टेक्सटाइल लिमिटेड ने हाल ही में बिना कोई मुआवजा दिए 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यह बर्खास्तगी कर्मचारियों के कदाचार के कारण हुई थी। कंपनी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच भी की। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों ने छंटनी मुआवजे का दावा किया, जिसे प्रबंधक ने खारिज कर दिया। अस्वीकृति से व्यथित कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज की। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही उत्तर क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बी है, द डिटर्मिनेशन अमाउंट ऑफ ले ऑफ हैंस कंपनसेशन विल बी अवार्डेड
इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बी है। बर्खास्तगी ले ऑफ के बराबर है, इसलिए मुआवजा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, श्री जे बैंकर हैं जिन्होंने सुश्री एफ को एफ का चेक स्वीकार करने से मना कर दिया, यद्यपि उनके पास में पर्याप्त शेष राशि थी और इससे सुश्री एफ को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। एफ किस परिदृश्य के तहत मामला दायर कर सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका राइट आंसर है इंजूरिया साइने डेमनम। इंजूरिया साइने डेमनम इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन हैं वो जनरली जुडिशरी में इनमें पूछे जाते हैं। इस बार एआईबी में पहली बार पूछे गए, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, उम्मीद करके गए थे उससे कई गुना ज्यादा अच्छे स्तर का पेपर आ गया, स्टैंडर्ड का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 81 तो ये क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 इसका राइट आंसर बी था। और क्वेश्चन नंबर 81, श्री बी ने श्री ए को श्री ए के कब्जे वाले परिसर को छोड़ने के लिए कहा। जब ए ने मना कर दिया तो बी ने अपने कुछ कामगारों को इकट्ठा किया जो ए के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपनी आस्तीन और एप्रेन ऊपर कर लिए, यानी से बाजू चढ़ा लिए और वादी की गर्दन पकड़ने की धमकी दी, लेकिन वह नहीं गया। और ए किस अपकृत्य के तहत मामला दर्ज कर सकता है? हमला, क्योंकि वहां पे वो तैयारी कर रहे हैं, असॉल्ट है इसमें। तो राइट आंसर है 81 का राइट आंसर बी। 82, लिफ्ट लेते समय जे को पता था कि ड्राइवर टी शराब के नशे में है, परिणाम स्वरूप कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जे को चोटें आई। उन्होंने मुआवजे के लिए मामला दायर किया और टी द्वारा किस बचाव का दावा किया जा सकता है? यहां पर वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, इसका राइट आंसर है वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया 82 नंबर का। अभी तो एक्सीडेंट का मामला जयपुर में बहुत भारी चल रहा है, जो गैस टैंकर से रिसाव होने से बहुत सारे लोगों की जलकर के मृत्यु हो गई। तो ऐसे मालूम है दारू पिया हुआ है और उसके साथ में लिफ्ट लेंगे, तो यहां पर वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया 82, जिसको बोलचाल में कहते हैं आ बैल मुझे मार, जानबूझ के क्षति उठाना, उसको मालूम है दारू पिया और क्यों लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए थी। तो इसका 82 का राइट आंसर ए है। 83 के एक इमारत का मालिक है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, उन्होंने किराए पर देकर उन्हें काफी आय अर्जित की और वाई के पास में कपास मिल का मालिक है, पास में ही कोई कपास मिल है उसका मालिक है, के द्वारा कब्जे के बाद बनाया गया था और मिल में शोर और धुएं के कारण कई कमरे खाली रह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप के को नुकसान होता है और मामले के लिए प्रासंगिक कृत्य की जांच करें। तो इसमें 83 का राइट आंसर, इसके दो संभावित आंसर लग रहे हैं। आप इसका राइट आंसर डेमनम साइने इंजूरिया भी कर सकते हैं। ये चैलेंज होने वाला सा क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी में उपद्रव, इंग्लिश में न्यूसेंस है, न्यूसेंस का हिंदी उपताप होता है, दरअसल उपताप। अब ये उपद्रव लिख दिया तो ये इस मीनिंग में फिट नहीं बैठता न्यूसेंस के में, तो हो सकता है चैलेंज हो जाए और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि कल क्लेट का रिजल्ट भी 2 क्वेश्चन की वजह से अब वापस से निकालना पड़ेगा। इस तरह के पेपर रहे तो एआईबी के भी क्वेश्चन ऐसे ही इन फ्यूचर चैलेंज होंगे, हमें देखने को मिलेंगे। जैसे अभी क्लेट का हुआ है, कल दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि उसमें फिर से रिजल्ट निकाला जाए 2 क्वेश्चन को हटा के। तो ऐसा ये क्वेश्चन 83 है, इसका राइट आंसर ये ए होना चाहिए। बाकी ये इसका ट्रांसलेशन में थोड़ा सा उपद्रव के बजाय ये उपताप लिखना चाहिए था, उपद्रव एक अलग मीनिंग निकलता है। 83 के बाद में 84, क्वेश्चन नंबर 84 में प्रोविजन किया गया, 84 में पूछा गया है 2 बसों के बीच टक्कर हो गई। जैसे जयपुर वाला जो मामला है, एक टैंकर गैस टैंकर को पीछे से एक दूसरे ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और गैस रिसाव हो गया और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, जिसमें मीडिया कुछ लोगों का बता रहा है, जैसा भी बहुत गलत हुआ। तो 2 बसों की टक्कर हो गई, जिसमें एक सरकारी थी और दूसरी निजी बस थी। जिसमें निजी बस गलत दिशा से आ रही थी और सरकारी बस लापरवाही से आ रही थी। दोनों एक दूसरे
बस को देखकर अपनी बस की गति धीमी नहीं की और अकृत्यपूर्ण कार्य का निर्धारण करें। यहां पर दोनों की गलती है, उनको गति धीमी नहीं की, इसलिए कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी, अंशदायी उपेक्षा। 84 का राइट आंसर डी है, अंशदायी उपेक्षा या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी। 85, द टर्म इनकम इज डिक्लेयर्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आयकर अधिनियम 1961 में आय शब्द का वर्णन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 24 में किया गया। 86, क्वेश्चन नंबर 86, एक्स ने धारा 80 गए 80C के तहत कर कटौती का लाभ उठाने के लिए डाकघर में 5 साल के लिए सावधि जमा में 65,000 रुपए जमा किए। मान ले कि एक्स आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 और BAC के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनता है, उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुने। तो इसका 86 का राइट आंसर बी है, एक्स कर चोरी या कर परिहार का दोषी नहीं है। मिस्टर एक्स इज नॉट गिल्टी ऑफ आइदर टैक्स एवेशन और टैक्स अवॉइडेंस। तो इसका 86 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 87, 87 वही कथन और कारण वाला, दो कथन दे रखे हैं। निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 उपधारा 1 के तहत कृषि आय कर से मुक्त है। और कथन 2 है, गैर कृषि आय के मामलों में गैर कृषि पर कर मूल छूट सीमा से अधिक है और कृषि आय 5,000 रुपए से अधिक है, जिसे गैर कृषि आय के साथ में कृषि आय के आंशिक एकीकरण की योजना के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, उसका राइट आंसर डी है। दोनों कथन सही हैं, यानी कथन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये बोथ आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका राइट आंसर डी है 87 का। 88, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला किराया मुक्त आवास है। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज, इसका राइट आंसर 88 का ए है। आयकर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 के अनुसार अनुलाभ है। Privileges as per section 17 subsection 2 of the income tax act। 88 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 89, कानून के द्वारा लागू ना किया जा सकने वाले अनुबंध को इसके तहत शून्य कहा जाता है। ऐसा कहां डिफाइन किया गया है? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज स्टेटेड टू बी वॉइड अंडर, ऐसा सेक्शन 2G में। इसका राइट आंसर 89 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 90, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवैलिड एग्रीमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन, अमान्य गारंटी की अवधारणा धारा कहां से कहां तक है? तो 42 से 44 के तहत इसको अंतर्गत आती है। 90 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर बी। 91, ये फिर एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। 91 समस्यात्मक प्रश्न है। रियल एस्टेट डेवलपर ए ने एक प्रमुख भूमि मालिक बी के साथ में उसकी संपत्ति खरीदने के लिए एक अनुबंध किया और उस अनुबंध की यह शर्त रखी गई कि ए 50 लाख रुपए अग्रिम भुगतान करेगा और शेष 1 करोड़ रुपए 6 माह के भीतर देगा। बदले में बी भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद में बी ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया और यह दावा करते हुए कि उसे किसी अन्य खरीदार से बेहतर प्रस्ताव मिला है। ए ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत अनुबंध के प्रवर्तन की मांग की, लेकिन बी ने उसके दावे को अस्वीकार कर दिया और ए को अदालत में मुकदमा दायर करना होगा। उपरोक्त समस्या का आधार पर सही उत्तर चुने। तो 91 का राइट आंसर सी है। ए में फाइल ए सूट इन सिविल कोड हैविंग द पावर अंडर द CPC। 91 का राइट आंसर सी है। ए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों वाले सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है, ये ध्यान रखें। 92 है, ए इस शर्त पर बी को भूमि का एक टुकड़ा हस्तांतरित करता है, पीस ऑफ लैंड स्थानांतरित करता है कि बी अगले 10 वर्षों तक भूमि को किसी और को स्थानांतरित नहीं करेगा। इस मामले में बी को अगले 10 वर्षों तक भूमि को
किसी और को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुने। 92 का राइट आंसर बी है। यह संपत्ति के हस्तांतरण पर सशर्त सीमाओं के बराबर है। इट अमाउंट्स टू कंडीशनल लिमिटेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो 92 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, राजेश ने खरीदे गए माल के भुगतान के लिए अपने आपूर्तिकर्ता श्री शर्मा को 50,000 रुपए का चेक जारी किया और जब शर्मा ने चेक जमा किया तो बैंक ने इसे अपर्याप्त निधि टिप्पणी करके वापस कर दिया। इस समस्या का सही विकल्प क्या है? इसका 93 का राइट आंसर ए है। A complaint in writing is to be made by Mr. Sharma in the court within 3 months for the dishonor of the check. चेक अनादरित होने के संबंध में शर्मा के द्वारा 3 माह के भीतर न्यायालय में लिखित में शिकायत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 किससे संबंधित है? सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज रिलेटेड टू। इसका राइट आंसर है 94 का बी है। लिखितों का निरस्तीकरण, लिखितों का निरस्तीकरण यानी कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। 94 का राइट आंसर बी है। 95, विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली कैसे की जा सकती है? इसका 95 का हाउ द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी एनफोर्स्ड। 95 का राइट आंसर डी है। विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा प्रदान की गई विधि से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। 95 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 96। 96 है, संविदा कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है कि प्रस्ताव को किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले रद्द किया जा सकता है लेकिन उसके बाद में नहीं। तो ये 96 का राइट आंसर है सेक्शन 5 धारा 5। ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 96। 96 का राइट आंसर है ए। 97, भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें किस लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं? According to the Land Acquisition Act, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement 2013, government can acquire land for। 97 का राइट आंसर है वो डी है। इसके क्या क्या पर्पज हो सकते हैं? पहला, रणनीतिक उद्देश्य स्ट्रेटेजिक पर्पस, और सेकंड है परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना, प्रोजेक्ट फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट, और थर्ड है इसका फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स वेयर गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ लैंड विल रिमेन विद द गवर्नमेंट। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का सरकारी स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर डी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इज राइट आंसर। 97 क्वेश्चन नंबर का डी है। 98, Land Acquisition Act 2013 in India has replaced with earlier legislation। भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 किस पुराने कानून का स्थान लेगा? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का स्थान लेगा। क्वेश्चन नंबर 99, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। सोहम एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फिट लाइफ नाम के एक मोबाइल ऐप बनाया जो व्यक्तिगत फिटनेस प्लान प्रदान करता है और उन्हें ट्रेडमार्क कानून के तहत ऐप का नाम और लोगो यानी नेम और लोगो पंजीकृत किया और ऐप के सोर्स कोड को कॉपीराइट किया। हालांकि इसके लॉन्च के 6 महीने के बाद में सोहम की एक बड़ी टेक कंपनी के द्वारा विपणन किए जा रहे फिट लाइफ नाम के एक प्रतिस्पर्धी ऐप का पता चला जिसमें एक समान लोगो और सुविधाएं थी। सोहम का मानना है कि प्रतिस्पर्धी ऐप ने उसके सोर्स कोड के तत्वों की नकल की और ग्राहकों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर एक भ्रामक रूप से समान नाम और लोगो का उपयोग किया। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुने। ट्रेडमार्क कानून के तहत क्या सोहम प्रतिस्पर्धी ऐप के द्वारा समान नाम और
लोगों के उपयोग के लिए उल्लंघन का दावा कर सकता है? इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ए है। यस, इफ ही कैन प्रूव दैट द नेम आर कंफ्यूजिंगली सिमिलर, वो हाँ, अगर ये साबित कर सकता है कि नाम भ्रामक रूप से समान है तो इसके लिए वो दावा कर सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में साहित्यिक कृतियों के लिए कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है? ये कॉपीराइट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेरी वर्क इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर सी है, लाइफ टाइम फॉर ऑथर प्लस 60 ईयर, लेखक के जीवन काल के अलावा 60 वर्ष। ये इसका 100 क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है सी। 100 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। ये हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पेपर है उसमें से एक क्वेश्चन कॉपीराइट वाले में से पूछा गया है। तो आप में से आई होप सभी ने अच्छे से ही पेपर किया होगा। आप इसको अच्छे से मिलान कर लीजिए। और इस पेपर जो हमने की बनाई है, ये युवान लॉ इंस्टीट्यूट की टीम ने मिलकर बनाई है। इसकी ऑथेंटिक जो की होनी है वो की एआईबी के द्वारा जारी की जाएगी। हमने एक हमारा प्रयास किया है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा इसके बारे में आप हमें लिख करके बता सकते हैं। हमने हमारी ओर से पूरा प्रयास किया है कि आपको अधिक से अधिक जो एक्यूरेट क्वेश्चन हमें और हमारी टीम को लगे वो हमने प्रोवाइड करवाए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको और भी इस तरह के कंपटीशन एग्जाम होंगे, जैसे एआईबी का एग्जाम हुआ है, ऐसे एग्जाम्स के वीडियो हम आपको समय समय पर लॉ से रिलेटेड और बाकी करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड वीडियो है हम समय समय पे इस युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। नमस्कार।